आज सुबह तक जिस बात पे चर्चा हो रही थी वो थी इजराइल ने जो ईरान पे हमला किया उसकी। सब अटकलें लगा रहे थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला इसका जवाब कैसे देंगे। शाम आते आते खबर का डिस्कोर्स चेंज हो गया। खबर यह आई कि अयतुल्ला ईरान के सुप्रीम लीडर के पद से स्टेप डाउन कर रहे हैं। यह खबर किसी अर्थक्वेक से कम नहीं है। मिडिल ईस्ट में अटकलें यही लगाई जा रही हैं कि जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अयतुल्ला ने बिल्ड किया है उसे रिप्लेस कौन करेगा, और साथ ही में जो मुस्लिम उम्मा के लिए अयतुल्ला ने स्टैंड लिया है, क्या वो स्टैंड उनके सक्सेसर्स ले पाएंगे। आइए इसी खबर पे इस लेक्चर में हम लोग एक डिस्कशन करते हैं। अयतुल्ला तब सुप्रीम कमांडर बनते हैं जब उस टाइम रुहुल्लाह खोमेनी की मौत हो जाती है। यानी 1989 से लेके आज 2024 तक अयतुल्ला एक आयरन ग्रिप के साथ राज कर रहे थे, रूल कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे ईरान को। कहते हैं कि ईरान की फंडामेंटल वैल्यूज बनाए रखने में सबसे बड़ा हाथ अयतुल्ला का था। आपको याद होगा कि रुहुल्लाह तब ईरान के चीफ बनते हैं जब तब की पहलवी डायनेस्टी को ईरान रेवोल्यूशन के बाद देश से बाहर भगाया जाता है और ईरान में एक फंडामेंटल इस्लामिक रूल का स्टार्ट होता है। यानी जैसे अयतुल्ला को राज्य सौंपा गया था उन्होंने वैसे ही कैरी फॉरवर्ड किया, फंडामेंटल चेंज नहीं किए और साथ में ईरान की डेवलपमेंट भी की। भले ही डेफिनेशन डेवलपमेंट की हर जगह से अलग अलग आ रही है। कुछ लोग डेवलपमेंट को ह्यूमन इंडेक्स के साथ जहां जोड़ेंगे, वहीं पर अयतुल्ला ने फोकस ईरान की डिफेंस की ओर किया था। चाहे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाहे मॉडर्नाइज्ड वेपन्स का ईरान में लाना हो, या उसी के साथ साथ अपने ऑयल रिजर्व्स को नेशन की वेल्थ बिल्ड करने का एक सही तरीके से यूसेज हो, यह सबका क्रेडिट अयतुल्ला को दिया जाता है। याद रखिएगा कि जब अयतुल्ला ईरान का कामकाज संभालते हैं उसी टाइम पे मिडिल ईस्ट में काफी सारे और डिक्टेटर्स भी थे, लेकिन अयतुल्ला और ईरान का जो सिस्टम था वो बाकी उन डिक्टेटर से बहुत अलग था, इसीलिए वो अभी तक सरवाइव कर पाए। रिसेंटली हुए इजराइल के अटैक के बाद काफी लोग ये अटकलें लगा रहे थे क्योंकि अयतुल्ला की एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए एक प्रेशर भी था कि ईरान का रिस्पॉन्स होगा क्या, और क्या अयतुल्ला की यही फंडामेंटल वैल्यूज ईरान को एक वॉर की ओर धकेल रही हैं। आपको एक चीज यहां पे जरूर याद रखनी है कि अयतुल्ला जब से ईरान के सुप्रीम कमांडर बने हैं तब से वेस्ट के आंख में वो खटक रहे थे। ऐसा कोई भी दौर नहीं है जब अयतुल्ला और वेस्ट सेम पेज पे थे। चाहे वो ईरान इराक वॉर हो, हमेशा वेस्ट के अपोजिट खड़े रहे अयतुल्ला। अयतुल्ला अगर हम देखें तो इस्लामिक रेवोल्यूशन से ही ईरान में जो चेंज थी उसके साथ जुड़े हुए हैं। यानी ये कोई ईरान रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं है, ये खुद ईरान रेवोल्यूशन का पार्ट थे। जब आपने चेंज अपनी आंखों से देखी होती है तो आप हमेशा उस चेंज को प्रिजर्व करना चाहते हैं। यही अयतुल्ला को बाकी लीडर से अलग बनाता था। इवन रुहुल्लाह साहब के टाइम से ही अयतुल्ला बहुत ही बड़ी पोजीशन संभाल रहे थे। इन्होंने ईरान का जो मेन काउंसिल होता है, जिसे हम लोग रेवोल्यूशनरी काउंसिल कहते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट है, उस सब में सर्व किया हुआ था। इस सब में जब भी वो सर्व कर रहे थे तभी इन्हें एक ऐसा इंसान कहा जाता है जिन्होंने ईरान की सबसे पावरफुल बॉडी IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स का
इस्टेब्लिशमेंट भी किया। यानी जो IRGC आज हम खबरों में देखते रहते हैं, अक्सर बनी रहती है, उसका इस्टेब्लिशमेंट भी अयतुल्ला ने ही किया था। अब इसकी भूमिका क्या है ईरान के स्ट्रक्चर में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। IRGC के फाउंडर माने जा सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट माने जा सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि IRGC कोई मिलिट्री नहीं है। ईरान की आर्मी अलग है, नेवी अलग है, एयरफोर्स अलग है। IRGC को हम लोग कंफ्यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये एक पैरेलल मिलिट्री बॉडी है। इनकी अपनी एयर, लैंड एंड नेवल ब्रांचेस है। कहते हैं कि इसकी एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है जिसे कहते हैं कुद्स फोर्स। ये कुद्स फोर्स हम लोग अक्सर हिजबुल्लाह के साथ लिंक करके न्यूज में पढ़ते हैं। जो ये कुद्स फोर्स है ये IRGC का ही पार्ट है। अब आप बोलेंगे कि इतनी पावरफुल एक पैरेलल आर्मी है अयतुल्लाह के अंडर, क्या वो इन्हें पावरफुल बनाता है? नहीं, इन्हें पावरफुल बनाता है इस IRGC का सही यूज करना। जहां नॉर्मल आर्मी ईरान के डिफेंस और ऑफेंसिव को संभालती है, वहीं पर IRGC स्पेशल ऑपरेशंस में डायरेक्टली अयतुल्लाह के अंडर थी। चाहे वो हिजबुल्लाह, हमास, मिडिल ईस्ट, बाकी जगहों पे स्पेशल ऑपरेशंस करने हो, या अपने देश के भीतर ही कोई स्पेशल ऑपरेशंस को मकसद देना हो, ये सब काम IRGC करती है। कि 2020 में ही पहली बार अयतुल्लाह के सामने दो बड़े क्राइसिस आए। पहला क्राइसिस हम सबको याद होगा, जब इसी IRGC ने यूक्रेन के एक जहाज को 2020 में मिसाइल से नीचे मार गिराया था। इसमें जितने भी लोग बैठे थे 176, सबकी मौत हो गई थी। ये वो जहाज है जो उनके ऊपर अटैक करने वाला है। वो इसे किसी विरोधी का एयरफोर्स प्लेन समझ के बैठे थे, लेकिन एक्चुअल में ये यूक्रेन का एक पैसेंजर प्लेन था। एक मिस्टेक हुई। पूरी दुनिया में जब ईरान ने इस चलते प्लेन को मारा, 176 लोगों की मृत्यु हुई। पूरी दुनिया में अयतुल्लाह और ईरान के IRGC को बहुत ज्यादा कंडेम किया गया। पहली बार ऐसा था, चाहे भीतर लोग इनको लाइक करें ईरान के या ना करें, लेकिन पूरी दुनिया एक मंच पे इनके खिलाफ हो गई थी। 2020 में ही कोविड आया। अयतुल्लाह ने कहते हैं कि कोविड की सीरियसनेस समझने में बहुत ज्यादा डिले किया, जिसके करके ईरान में कोविड से बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। रिसेंट टाइम में ये दो वो वजहें हैं जिनके करके अयतुल्लाह अपने देश में ही नहीं, इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा हेट के शिकार हुए। अगर हम ईरान की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझें तो अयतुल्लाह सुप्रीम लीडर है। इनके बाद एक 12 मेंबर की इनके अंडर एक गार्डियन काउंसिल आती है। इन्हीं के पास, इन्हीं को, अयतुल्लाह को जो एडवाइस करती है वो एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होती है। अब आप बोलेंगे इस सब में क्या इन्हें ईरान के लोग चुनते हैं? नहीं, ईरान के लोग वोट करते हैं पार्लियामेंट के लिए और अपने प्रेसिडेंट के लिए, और इस प्रेसिडेंट का साथ एक 22 मेंबर की कैबिनेट होती है। तो कहीं ना कहीं ईरान में टू सेट ऑफ गवर्नमेंट है, एक सुप्रीम कमांडर की और दूसरी प्रेसिडेंट की। लोग प्रेसिडेंट को वोट करते हैं, सुप्रीम कमांडर फिक्स है। अब यहां पर एक चीज याद रखना कि काफी बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कमांडर और ईरान के प्रेसिडेंट के बीच में फ्रिक्शन रही है। 2010 से लेकर 2016 तक ऐसी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा विजिबल थी, जब तब के प्रेसिडेंट न्यूक्लियर डील के लिए काफी ज्यादा वेस्ट के नेशंस के फेवर ले रहे थे। तो अयतुल्लाह ने उसे कंडेम भी किया था। अब जब अयतुल्लाह सुप्रीम कमांडर नहीं है,
तो जो भी सुप्रीम कमांडर होंगे उनके पास एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होगी, एक गार्डियन काउंसिल होगी, एक और काउंसिल होगी जो इन्हें लेजिस्लेशन पावर देगी, और पैरेलल में ईरान के प्रेसिडेंट होंगे। कि खबर आई 2023 में कि अयतुल्ला बहुत ज्यादा बीमार है। जो ईरान के आजकल हालात चल रहे हैं, स्पेशली इजराइल के साथ, उनकी हेल्थ उन्हें परमिट नहीं करती कि वो पूरा ध्यान उस पर लगा सके। इसीलिए जो ये आप असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, जो ये आप एक गार्डियन काउंसिल देख रहे हैं, इन्होंने एडवाइस किया कि हमें एक नया सुप्रीम लीडर चाहिए। अयतुल्ला के खुद बेटे हैं, लेकिन जो इनके बड़े वाले बेटे हैं वो टीचिंग का काम करते हैं। उनका गवर्नमेंट से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, भले ही उन्होंने भी ईरान इराक वॉर में सर्व किया हुआ है। इसीलिए अयतुल्ला ने अपने दूसरे बेटे को अपना सक्सेसर चुन लिया है। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा, ये इनके बड़े बेटे मुस्तफा खमई ओल्डेस्ट सन है, ये एक टीचर है और गवर्नमेंट की एक्टिविटीज से दूर ही रहते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि अयतुल्ला के किसी भी बेटे ने गवर्नमेंट में कोई ऑफिस आज तक होल्ड नहीं किया है। अब कामकाज जो संभाला है, वो कामकाज संभाला है इनके बेटे ने। ओके, सो ये इनके बेटे, ये इनके बेटे का नाम है मुस्तफा खमाई, 55 साल के, फादर की एज 85 के करीब है। ये इन्हें सक्सीड करेंगे एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ईरान। मैंने आपको पिक्चर्स में समझा दिया कि ये कितनी पावरफुल पोजीशन है ईरान में। एक गवर्नमेंट के पलल चल रही है, IRGC, रॉयल गार्ड्स, वो भी डायरेक्टली इनके अंडर है। ओके, तो जो भी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो भी इनके अंडर हैं, और काफी ज्यादा पावर्स है इनके पास। इनके बेटे मुस्तफा, इनके दूसरे बेटे, जैसे मैंने कहा, पहले वाले बेटे टीचर है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में। ये खुद ईरान इराक वॉर में सर्व कर चुके हैं। और जो यहां पर आप ये काउंसिल देख रहे हैं, गार्जियन काउंसिल, जिसमें 12 मेंबर होते हैं, इसमें से एक मेंबर रह चुके हैं। तो इसीलिए इनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है कि हमने क्या ईरान में डेवलपमेंट्स करनी है, और ईरान आज फेस क्या क्या कर रहा है, कि क्या ये अपने फादर का जो वेस्ट की ओर रवैया था उसको कंटिन्यू करेंगे या कुछ रिलैक्सेशन आएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अयतुल्ला बीमार है। जो इजराइल ने अटैक किया ईरान पे, उसके बाद काफी ज्यादा आलोचना भी हो रही थी, क्योंकि एक फास्ट डिसीजन मेकर चाहिए, और काफी लोगों को लग रहा है कि अयतुल्ला ड्रैग कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि ईरान की इकॉनमी भी फेल कर रही है, क्लियर, और जो एलाइज थे वो भी दूर जा रहे हैं। इन्हीं सब खबरों के बीच में हम देख रहे हैं कि अयतुल्ला का आज एक ट्वीट आया, आज ही का ट्वीट है, और ये ट्वीट हिब्रू में, यानी वो लैंग्वेज जो इजराइल में बोली जाती है। ये कह रहे हैं कि इन द नेम ऑफ अल्लाह द मर्सीफुल एंड कंपैशनेट, यानी ये ट्वीट करके कहीं ना कहीं ये भी पोर्ट्रे कर रहे हैं अयतुल्ला कि जो आज डिसीजन लिया गया, जो सरफेस कर रहा है, इट हैज बीन टेकन इन द नेम ऑफ गॉड। सो ये अभी तक की अपडेट थी। हाउ वेस्ट टेक्स इट, इंडिया के लिए इसका क्या मायने होने वाले, क्योंकि हम लोग ऑयल ईरान से ही लेते हैं। भले हमारा इस वक्त सबसे बड़ा जो पार्टनर ऑयल के लिए वो रशिया है, लेकिन ईरान भी एक हमारा बहुत अहम पार्टनर है फॉर द ऑयल। वेस्ट की काफ़ी सैंक्शंस लगी ईरान के ऊपर। उन सब का समीकरण क्या बैठेगा, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले दिनों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। हैव ए ग्रेट डे आफ्टर यू गाइज।